हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है काम। मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं। मैं कब से आपको आवाज़ लगा रही हूँ। क्या कान में रुई डाल रखी है। दो चार बुढ़िया मिलती नहीं कि जमघट लगाकर बैठ जाती हैं। इतना ही दुख दर्द बांटने का शौक है तो उनके घर क्यों नहीं चली जाती हैं। है हिम्मत उनमें कि एक वक्त का खाना खिला दें आपको। खुद उन्हें सूखी रोटी मिलती होगी, आपको क्या खिलाएंगी। खाने के लिए तो यही दरवाज़ा दिखता है। कीर्ति अपनी सास विनीता जी से कहती है। बेचारी विनीता जी इधर उधर देखी, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या। मैंने बाहर झाड़ू भी लगा दिया, कपड़ों को भी सूखने के लिए दे दी हूँ। कमरे में अकेले बैठे बैठे मैं ऊब गई थी तो यहाँ आकर बैठ गई। कीर्ति बोली, देखो तो बोल तो ऐसे रही हैं जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली है। अगर वो काम हो गए थे तो इतना भी आपसे नहीं हुआ कि कम से कम कमरे की साफ सफाई ही कर दें। पूरे दिन खाती रहती हैं और एक जगह बैठी रहती हैं, तभी तो आपको गैस बनता है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं। मैं स्नान कर ली हूँ, आप भी नहा लीजिए। और बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, उसे साफ कर दीजिएगा। इतना कहकर कीर्ति बिना उनकी बात सुने वहाँ से चली गई। विनीता जी बोली, पर मैं तो सुबह ही स्नान कर लेती हूँ। अब बाथरूम साफ करूंगी तो फिर दोबारा से स्नान करना पड़ेगा। ये हर रोज़ 2 बार नहाने के चक्कर में मेरे कमरे की हालत ख़राब हो गई है। इतना कहकर उन्होंने पहले कमरे की सफाई की, फिर बाथरूम साफ करने चली गईं। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। कीर्ति अपने कमरे में कान में ईयरफोन लगाकर आराम से गाने सुन रही थी। बाथरूम से विनीता जी बोली, थोड़ा ठहर जाओ, बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि भाग सकूं। तभी उधर से आवाज़ आई, माँ बाथरूम की सफाई कर रही हैं। आज तक तो आपने कभी घर में झाड़ू तक नहीं लगाया, और अब ये सब। आखिर घर के लोग सभाएं कहाँ। और क्या इसी दिन के लिए भैया आपको अपने साथ रखना चाहते थे। विनीता जी का छोटा बेटा पंकज बोला। अचानक बेटे को देखते ही विनीता जी फूट फूट कर रोने लगीं, मानो बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला हो। बेटे ने माँ को गले से लगाया। माँ के पूरे कपड़े गीले थे। बेटे ने सहारा दिया, कमरे तक ले गया, फिर बोला, माँ मैं थोड़ा भाभी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े बदल लीजिए। विनीता जी बोली, बेटा उसे कुछ मत कहना, ये मैंने उसके कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से किया है। पंकज बोला, माँ आप कपड़े तो बदलिए, मैं बस भाभी का हाल चाल लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो कीर्ति के कमरे की तरफ गया। भाभी ओ भाभी, आपकी हालत तो माँ से भी खराब लगती है, तभी तो आप यहाँ आराम से गाने सुन रही हैं और मेरी माँ बाथरूम की सफाई कर रही हैं। कीर्ति पंकज को देखकर चौंक गई। पंकज ने कहा, अरे भाभी, इतना भी क्या आराम करना, आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है। कीर्ति बोली, अरे देवर जी आप कब आए, आपने आने की खबर भी नहीं दी। अगर बताए होते तो मैं आपके स्वागत के लिए दरवाजे पर होती। और ये क्या कह रही हैं। पंकज बोला, मेरी छोड़िए, आपने मेरी माँ की ये क्या हालत कर दी है। आपको शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए। कीर्ति बोली, अरे देवर जी इतना क्यों भड़क रही हैं। आराम से बैठकर चाय पानी पी लीजिए, फिर बातें करते हैं। और वैसे भी यह काम मैंने मम्मी जी को नहीं कहा था, वह अपनी मर्जी से कर रही थी। गुस्से में पंकज वहाँ से अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ के पास आकर पंकज बोला, मैं जब भी आपको फ़ोन करता था और हाल समाचार पूछता था, आप कैसी हैं, क्या आप मेरे पास आकर रहना चाहेंगी, तो आप बात को टाल देती थी। आखिर क्यों। माँ बेटी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मेरे लाल छोड़ो इन बातों को, तुझे देखे हुए कितना समय हो गया, और ये क्या तुमने आने की खबर तक नहीं दी। तभी कीर्ति आई, बोली, मम्मी जी क्या सच में आपको भी नहीं पता था, या फिर आपको पता होगा पर आपने मुझसे नहीं बताया। विनीता जी कुछ कहती उससे पहले पंकज बोला, अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खबर दी, वरना सच्चाई कैसे पता चलती। अरे मेरी माँ इस घर की मालकिन थी। बाबूजी के रहते मजाल नहीं था कि मेरी माँ अपने हाथ में झाड़ू भी लें। आज बाबूजी की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। और माँ आप कब से ये सब काम करने लगी। अपनी तकलीफ कम से कम अपने बेटों को तो बताइए, क्या भैया को ये सब पता है। विनीता जी बोली, बेटा घर का काम करने में क्या ही तकलीफ होगी। अब तुम गुस्सा थूक दो और ये बताओ बरखा भोर बाबू कैसे हैं, मुझसे मिलने वो लोग कब आएंगे। पंकज बोला, माँ आपके ये हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए हैं, बाथरूम साफ करने के लिए तो हम हैं, और फिर हमारी कमाई किस काम की जब आपको ये सब काम करना पड़े। और आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, वो पहले आपके पास ही आना चाहती थी, पर उसकी माँ की भी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा पहले अपने मायके 1-2 दिन रह लो, फिर आराम से माँ के साथ रहना। विनीता जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा, अगर दूसरे की माँ के दर्द को तुम महसूस करते हो, इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई। पंकज ने तुरंत अपने बड़े भाई मयंक को फ़ोन किया और अपने आने की खबर दी। आधे घंटे में ही मयंक ऑफिस से आया। पंकज को गले लगाते हुए वो बोला, तुमने आने की खबर भी नहीं दी कि अचानक चले आए। पंकज कीर्ति की तरफ देखते हुए बोला,
अगर बताकर आता तो कुछ राज पर पर्दे हमेशा पड़े रह जाते। विनीता जी झट से बोली, अब दोनों भाई आए हो तो अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। पंकज आश्चर्य से माँ की तरफ देखने लगा तो कीर्ति झट से बोली, अरे मम्मी जी, आप चाय कब बनाती हैं? जो आज बनाएंगी मैं बनाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। दोनों बेटों को अपने पास देखकर विनीता जी के मन को सुकून मिल रहा था। रात के खाने पर जब सब एक साथ बैठे थे, विनीता जी अपने कमरे में थीं। पंकज ने इधर उधर देखा और बोला, माँ क्यों नहीं आई? तभी कीर्ति का बेटा मोनू बोला, दादी तो सबके खाने के बाद खाती हैं। पंकज बोला, ऐसा क्यों? मोनू बोला, दादी को बर्तन भी तो धोना होता है। कीर्ति झट से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, ये लड़का कुछ भी बोलता है, चुपचाप से खाना खाओ, मैं दादी को बुलाकर लाती हूँ। कीर्ति विनीता जी के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी, जानती हैं ना बुढ़ापे में लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं। अगर आप अपने घर की छत के अंदर रहना चाहती हैं तो अपना मुंह बंद करके रखिएगा। चलिए और सबके साथ खाना खा लीजिए। विनीता जी चुपचाप जाकर बेटे के साथ बैठ गईं। रात में विनीता जी जब लेटी थीं, पंकज उनके पैरों को दबा रहा था। विनीता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पंकज बोला, माँ आखिर बात क्या है? आप बताती क्यों नहीं हैं? विनीता जी ने देखा, दरवाजे पर कान लगाए कीर्ति सुन रही थी तो वो बोली, नहीं नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। कितने दिनों बाद तुम्हें देखती हूँ। फिर वो माँ के पास ही सो गया। अगले दिन रोजाना की तरह विनीता जी झाड़ू लेकर बाहर साफ करने लगी। झाड़ू की आवाज़ से पंकज उठकर बैठ गया और अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लेकर बोला, माँ ये संयोग नहीं हो सकता। इसका मतलब आप रोजाना ये सब काम करती हैं? विनीता जी बोली, नहीं बेटा, खाली बैठी थी तो सोची लगा देती हूँ। पंकज जोर से चिल्लाने लगा, भैया ओ भैया, भाभी बाहर निकलिए। मयंक आंख मलते हुए बाहर आया और बोला, क्या शोर मचा रखा है पंकज? पंकज बोला, क्या आपको पहले से पता है कि माँ घर के काम करती हैं? मयंक बोला, अपने घर के काम करने में हर्ज क्या है? पंकज बोला, आश्चर्य की बात है भैया, माँ की उम्र देखिए, क्या वो बाथरूम साफ करने या बाहर झाड़ू लगाने लायक हैं? अरे जिस औरत से ठीक से चला नहीं जाता उसे आप लोग ये सब काम लेते हैं। माँ के आराम के लिए आप एक काम वाली नहीं रख सकते? क्या फ़ायदा ऐसे बेटे का? मयंक बोला, पंकज तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो और पैसे पेड़ पर नहीं आते हैं। कल तुमने अपनी भाभी से भी बदतमीजी की और आज मुझसे कर रहे हो। और माँ को जब कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या परेशानी है? पंकज बोला, शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए कहते हुए? और आपको पैसों की दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि मैं ना तो ऊपर वाले कमरों का किराया लेता हूँ, ना अनाज पानी घर का लेता हूँ। सब कुछ माँ की वजह से छोड़ रखा है। ऊपर से बाबूजी का पेंशन भी आता है। अरे इतने में तो माँ बिना बेटे बहू के भी आराम से रह सकती हैं। तभी उधर से विनीता जी की छोटी बहू बरखा अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए आई और बोली, आखिर घर में हो क्या रहा है? आप लोगों की चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही है। इतना कहते हुए उसने विनीता जी के और अपनी जेठानी के पैर छुए। विनीता जी ने छोटे से पोते को गोद में लेते हुए कहा, बहू तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ही समझाओ पंकज को, कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है। उस वक्त तो पंकज शांत हो गया और पत्नी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। बरखा बोली, ये तो गलत बात है मम्मी जी, बड़े तो हमेशा ये सिखाते हैं कि अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। और आप किसी पर बोझ नहीं हैं कि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। भले ही आप नौकरी नहीं करती हैं, परंतु आज भी आप अपने बेटों से कम आमदनी नहीं पाती हैं। ये बात जेठ जी और भाभी को समझ नहीं होगी। उस दिन तो सब चुपचाप खाना खाकर सो गए। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत विनीता जी से मिलने आई। पहली बार ऐसा हुआ था विनीता जी की कोई सहेली चौखट के अंदर आई हो। वृद्ध महिला ने पंकज से कहा, बेटा अगर तुम्हारे घर के कोने में जगह खाली हो तो अपनी माँ को ले जाओ। बेचारी यहाँ बहुत दुख सहती हैं। तुम्हारे पिता के राज में कितना सुख भोगा, आज बेटों के राज में कैसे कैसे काम करती हैं। विनीता जी की डरी हुई आंखें कीर्ति की तरफ देख रही थी। तभी बरखा बोली, चाची जी, हमारी मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे पापा जी नहीं हैं तो क्या हुआ, हमारी मम्मी जी किसी पर बोझ नहीं हैं। फिर बरखा ने उस वृद्ध महिला को चाय पानी पिलाकर विदा किया। उनके जाने के बाद बरखा बड़े आराम से कीर्ति से बोली, भाभी मैं आपसे छोटी हूँ, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मम्मी जी के साथ गलत व्यवहार हो। मयंक पंकज से बोला, पंकज अपनी पत्नी को समझाओ, सब देख रही हैं, ये हमारी माँ का मामला है, हम सुलझा लेंगे। बरखा को बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंकज बोला, भैया आप भूल रही हैं, मारने वाले से ज़्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है, और ये हमारी माँ होने के साथ साथ बरखा की सास भी हैं।
कीर्ति बोली, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है। तुम दोनों पति पत्नी आराम से मुंबई में रहते हो, घर की परेशानी तो हमें देखनी पड़ती है। सिर्फ किराया लेने से क्या होता है, घर का मेंटेनेंस भी तो हमें ही देखना पड़ता है और पेंशन घर आकर नहीं मिल जाता। उसके लिए धूप में पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता है। बरखा बोली, अच्छा तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा और परेशानी हो जाती है। सभी किराएदार ऊपर से दोनों लोगों की बातें सुन रहे थे। कीर्ति सबको देखी, फिर बोली, और नहीं तो क्या। बरका हाथ जोड़कर सभी किराएदारों से बोली, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अगले महीने से किराया मम्मी जी के अकाउंट में आप लोग डालिएगा और मम्मी जी का पेंशन भी अब उनके अकाउंट में आएगा। और भाभी आप भी इस घर का किराया अब मम्मी जी को देंगी। और मम्मी जी, अब आपको तय करना है कि आप इस घर की मालकिन बनकर यहाँ रहेंगी या हमारे साथ चलेंगी। विनीता जी इधर उधर देखने लगी तो बरखा उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, अपना अधिकार जब तक खुद नहीं लेंगे, कोई आगे बढ़कर देने नहीं आएगा। आज तक आप सम्मान से जीती आई कि आखिरी वक्त में नज़रें झुकाकर जाना चाहती हैं। फैसला आपका। कीर्ति विनीता जी का कसकर हाथ पकड़कर बोली, हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं हैं। विनीता जी ने अपना हाथ एक झटके में कीर्ति से छुड़ाया और एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, बड़ी बहू, जो भी अधिकार मैंने तुम्हें दिए थे अब मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। ये घर, पेंशन के पैसे और किराए के पैसे सब मेरे पति की अर्जित की हुई है, जिस पर बस मेरा अधिकार है। मयंक आगे बढ़ते हुए बोला, माँ ये क्या कह रही हैं, इतने सालों तक जो हमने आपकी सेवा की उसका ये सिला दिया। विनीता जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को लगाया और बोली, जब तुम ही नालायक निकले तो तुम्हारी पत्नी से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। सही कहा छोटी बहू ने, उम्र चाहे जो भी हो, माँ किसी पर बोझ नहीं होती और वक्त आने पर वो अपना अधिकार खुद लेना जानती है। उस दिन बहुत हंगामा हुआ। आखिरकार विनीता जी ने निर्णय लिया कि वो छोटे बेटे बहू के साथ मुंबई चली जाएंगी। उन्होंने सभी किराएदार को अपना अकाउंट नंबर दिया और बेटे बहू से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और किराया भी नहीं देना है तो इस घर का मेंटेनेंस तुम्हें करना होगा। आगे कोई झमेला ना हो, इसलिए विनीता जी ने एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी लिखवा दी। 2 दिन बाद पंकज अपनी माँ को लेकर मुंबई चला गया। इधर कीर्ति, जो आज तक ऐशो आराम से रह रही थी, अब उसे बड़े हिसाब से घर चलाना पड़ता था। जब पति से शिकायत करती तो मयंक कहता, सब तुम्हारी गलती है, रोज लक्ष्मी जी की पूजा करती हो, पर सास जो लक्ष्मी समान थी उसे तुमने सम्मान नहीं दिया। अब मेरी औकात नहीं कि मैं काम वाली रखूं, अब सारा घर का काम तुम करोगी। उस रोज कीर्ति को एहसास हुआ कि उसने क्या किया। सही कहा है किसी ने, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।